गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आराध्या व्याकरण कक्षा 5 के पाठ 3 शब्द विचार को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ से संबंधित शब्दों का वर्गीकरण, उत्पत्ति तथा स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द आपको पढ़ाए गए थे। तत्सम और तद्भव शब्दों की सारणी भी गृह कार्य के रूप में आपको दी गई थी। उसी के आगे के क्रम में पाठ का शेष अंश आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। दूसरा है व्युत्पत्ति अथवा रचना के आधार पर वर्गीकरण। व्युत्पत्ति का मतलब है बनावट। तो शब्दों को किस प्रकार से बनाया जाता है या शब्द कैसे बनते हैं, इसका वर्णन इस विषय के अंतर्गत किया गया है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए जाते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे मूल शब्द जो हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं और उन शब्दों को हम खंडित कर देते हैं तो उसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। जैसे नमक। नमक को अगर हम खंडित कर दें, ना, मा और का, ये 3 वर्ण बन जाएंगे जिसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। और नमक का एक शुद्ध शाब्दिक अर्थ है पानी। पानी को हम जल कहते हैं। अगर पानी को हम खंड खंड कर देंगे तो ना पा का कोई विशेष अर्थ निकलता है, ना का। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो मूल शब्दों को हम प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। आपके समझ में आ रहा होगा। उदाहरण के रूप में, जैसा कि मोबाइल की स्क्रीन में पुस्तक का पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसको स्क्रीनशॉट करके आप अपने पास रखें ताकि गृह कार्य के रूप में जो भी परिभाषाएं आपको लिखने को दी जाएंगी वो इनसे देखकर आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और उन्हें बाद में याद भी करना है। उदाहरण के रूप में रूढ़ शब्द के देश, हाथी, घोड़ा, मोर, जो भी मूल शब्द होते हैं वह सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, योग से बना, मिलकर बना। तो जब 2 अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय। यहाँ पर हिमालय को 2 शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, हिम, दूसरा आलय। हिम का मतलब बर्फ़ और आलय का मतलब घर। जहाँ बर्फ़ का घर हो, बर्फ़ हो, तो कह सकते हैं कि यहाँ 2 शब्दों को जोड़कर बनाया गया है तीसरा शब्द।
तो इसकी परिभाषा के रूप में, जब दो अलग अलग अर्थ रखने वाले शब्द मिलकर एक नया शब्द प्रकट करते हैं, नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। रसोई घर, रसोई के लिए बना घर, ये इसका अन्य उदाहरण है। तीसरा है योग रूढ़। योग और रूढ़ दोनों को मिला दिया तो जो शब्द योग और योग रूढ़ से मिलकर बनते हैं लेकिन एक विशेष अर्थ के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। परिभाषा के रूप में समझिए कि जिन शब्दों का यौगिक रूप किसी विशेष रूप में किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया हो, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। उदाहरण के रूप में चारपाई, चार पैरों वाली, इस शब्द को केवल खाट के रूप में प्रयोग किया जाता है, अतः यह खाट के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार अन्य शब्द भी हैं, पंकज, पीतांबर, दशानन, लंबोदर। जैसे दशानन, दशानन 10 हैं सिर जिसके, तो एक विशेष अर्थ सिर्फ रावण के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द की श्रेणी में लाते हैं। इस प्रकार अभी आपको व्युत्पत्ति के आधार पर रचना के वर्गीकरणों का भेद समझाया गया, जिसके अंतर्गत रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द 3 ये आपको बताए गए। गृहकार्य के रूप में इन तीनों की संक्षिप्त परिभाषाएं अपनी नोटबुक में लिखनी हैं और उन्हें याद करना है, ताकि आगे अभ्यास कार्य में इनकी परिभाषाओं से संबंधित, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य में प्रश्न दिए गए हैं, उनको करने में आपको सरलता और सहजता प्रदान होगी। आगे तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों के कौन कौन से वर्गीकरण किए गए हैं, इसका विवेचन आगे किया गया है। तो आइए अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों को समझें और उनके बारे में जानें। अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण के रूप में एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द और विलोमार्थी शब्द, ये 4 भेदों में बांटे गए हैं। इनको एक एक करके आपको समझाया जाएगा। पहला है एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक अर्थ में ही किया जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जिनका सिर्फ एक अर्थ ही निकले, वह अपने मूल अर्थ में ही प्रयोग होते हैं, उन्हें हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी शब्द पुस्तक, गाय, बकरी, लोहा आदि, ये सब अपने मूल शब्द के रूप में होते हैं और इनका केवल एक ही अर्थ निकलता है। पुस्तक का अर्थ सिर्फ पुस्तक ही होगा, गाय का अर्थ गाय ही होगा। तो ऐसे शब्द एकार्थी शब्दों की श्रेणी में आते हैं और एकार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। अनेक अर्थ, अनेक अर्थ हों जिसके, भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा,
उत्तर। उत्तर का एक अर्थ दिशा और दूसरा अर्थ प्रश्न का उत्तर, जवाब। इस प्रकार उत्तर के एक से अनेक अर्थ हुए। दूसरा उदाहरण, हार। हार का एक अर्थ है पराजय, दूसरा आभूषण जो गले में पहना जाता है, हार, माला। तो इस तरह हम ऐसे शब्दों को जो जिनका एक से अधिक प्रकार से अर्थ निकलता है, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि ऐसे शब्द जिनके अर्थ में समानता होती है, जिनका एक ही प्रकार का अर्थ निकलता है, उन्हें हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। इस प्रकार के अर्थों में यह आवश्यक नहीं है कि वे बिल्कुल ही समान प्रतीत हों, उसमें सूक्ष्म अंतर हो सकता है, लेकिन अर्थ उसका समान ही रहता है, इसलिए वह समानार्थी शब्द या पर्यायवाची की श्रेणी में आते हैं और पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। चौथा और अंतिम है विलोमार्थी शब्द। विलोम आर्थी शब्द या विलोम शब्द, ये भी आप विगत पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। एंटोनिम्स, परस्पर विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द जो आपस में विपरीत संबंध रखते हों, उल्टा संबंध रखते हों, उन्हें हम विपरीतार्थी या विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण के रूप में राजा का विलोम अर्थ होगा रंक, अमीर का विलोम गरीब, शत्रु का विलोम मित्र आदि। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण का विवेचन किया गया, जिसके अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये चार भेद इनके बताए गए। अगला है चौथा, प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। चौथा जो है प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो वाक्यों में प्रयोग करने पर प्रायः शब्दों के रूप में परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, लड़के, लड़कों आदि। तो ये परिवर्तन को ही शब्द में हम विकार की संज्ञा देते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे आज, धीरे, तेज, कल, इन शब्दों में किसी भी प्रकार में, किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसे अपरिवर्तनीय शब्दों को हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में लाते हैं। तो इस प्रकार प्रयोग की दृष्टि से शब्दों के दो भेद होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो पहला विकारी शब्द, इसके बारे में आइए समझते हैं। विकारी शब्द वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदल जाते हैं, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो वाक्यों में प्रयोग करने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे लड़का, लड़के का लिंग बदल सकते हैं, लड़की हो जाएगा। वचन बदल सकते हैं, लड़के हो जाएगा, लड़कों हो जाएगा।
कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है और काल के अनुसार भी इनमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। विकारी शब्द 4 होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये 4 विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किन्हें कहते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं, वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से आप भली भांति समझ जाएंगे। जैसे धीरे धीरे, धीरे धीरे को हम लिंग के अनुसार नहीं बदल सकते। धीरे धीरे का ना कोई पुल्लिंग होगा और ना ही कोई स्त्रीलिंग होगा। इसी प्रकार धीरे धीरे का हम कोई वचन परिवर्तन भी नहीं कर सकते। धीरे धीरे को ना तो एक वचन में और ना ही बहुवचन में लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ना तो इसका परिवर्तन कारक के आधार पर हो सकता है और ना ही काल के आधार पर इसका परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये शब्द धीरे धीरे अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा के रूप में वाक्यों में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द के भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इन सब के बारे में आगे आने वाले पाठ्यक्रम में आप विस्तार से पढ़ेंगे और इनके विषय में जानेंगे। अभी यहाँ सिर्फ शब्द की रचना के अनुसार कि शब्दों को किस प्रकार से बनाते हैं, उनके कौन कौन से भेद होते हैं, इसका वर्णन किया गया है प्रस्तुत पाठ में। अब आपने प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण के विषय में जाना, जिसमें अविकारी शब्द और विकारी शब्द ये 2 प्रकार के उपभेद बताए गए। अब आगे है शब्द और पद। शब्द और पद। शब्द क्या है? तो शब्द को ही पद कहते हैं। शब्दों की तो आपको पाठ के अंतर्गत पूरी विवेचना की गई है और यही शब्द मिलकर पद कहलाते हैं। जैसे हाथी, शेर, मेरा, आम, पुरुष, स्त्री आदि उस समय तक शब्द बने रहते हैं जब तक वे स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। या कह सकते हैं कि जब तक हम इन्हें स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं शब्दों को, तब तक ये शब्द की श्रेणी में आते हैं। किंतु जब इनका प्रयोग हम किसी वाक्य या वाक्यांश के रूप में करते हैं, तब ये स्वतंत्र शब्द न रहकर पद के रूप में कहलाते हैं। तो जब शब्दों को हम वाक्यांशों के अंतर्गत रखकर लिखते हैं या बोलते हैं तो वह पद के रूप में कहलाते हैं। यही अंतर शब्द और पद में है कि शब्दों के द्वारा ही पदों का निर्माण होता है या वाक्यांश का निर्माण होता है। तो आपने प्रस्तुत पाठ में शब्दों के वर्गीकरण के विषय में जाना। शब्दों के कौन कौन से वर्गीकरण हैं, उनके किस आधार पर अन्य उपभेद किए गए हैं, उन सब का आपने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। गृहकार्य के रूप में एकार्थी शब्द किसे कहते हैं, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं,
समानार्थी शब्द क्या हैं, विलोम शब्द क्या हैं, विकारी शब्दों की परिभाषा, अविकारी शब्दों की परिभाषा, शब्द और पद किस प्रकार से बनते हैं, इन सभी का एक संक्षिप्त नोट आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे, जिससे अभ्यास कार्य में सरलता प्राप्त हो। जितना भी गृह कार्य दिया जा रहा है वह आप कंप्लीट करके, पूर्ण करके विषयाध्यापक के पर्सनल नंबर पर फ़ोटो खींचकर आप भेज सकते हैं, जिससे आपके कार्य को देखा जा सके, निरीक्षण किया जा सके। अगले वीडियो में आपको पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तरों के बारे में जानकारी दी जाएगी, अभ्यास कार्य कराया जाएगा और प्रश्नोत्तर कराए जाएंगे। तब तक अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें और दिए गए गृह कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करके अपने विषयाध्यापक को प्रेषित करें और जल्दी से निरीक्षण करवाएं। धन्यवाद।